नमस्कार, दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक महान दृष्टिबाधित गणितज्ञ, वैज्ञानिक, संगीतकार की। और अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। जिस विश्वविद्यालय में ये अध्ययन कर रहे थे, उस विश्वविद्यालय ने इन्हें छात्र मानने से मना कर दिया। बाद में इन्होंने जब अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना शुरू किया तो उसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। और बाद में वहां की जो महारानी थी, उन्होंने इनके बारे में जब सुना तो वो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने कुछ घंटे के अंदर उनको मास्टर की डिग्री उपलब्ध कराई। बाद में आइजैक न्यूटन, बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने वो भी इनकी प्रतिभा से बहुत ही प्रभावित हुए। वैलेंटाइन हुए, उन्होंने जब इनके बारे में सुना तो उन्होंने दुनिया का पहला ब्लाइंड स्कूल स्थापित करने का फैसला किया। यहीं से 16वीं शताब्दी के आरंभ से वैसे ब्लाइंड की पढ़ाई की शुरुआत होती है और एक बड़ा रोल रहा है उसमें इस महान गणितज्ञ वैज्ञानिक का, जिसका नाम है निकोलस सैंडरसन। निकोलस सैंडरसन का जन्म 16 जनवरी 1682 को थ्रेस्टन, यॉर्कशायर, इंग्लैंड में हुआ। हालांकि कई जगह 20 जनवरी भी मिलता है, लेकिन जीवनी के अनुसार 16 जनवरी है इनका जन्म और मृत्यु 19 अप्रैल 1739 को दी है। इनके पिता सरकारी नौकरी में थे, इनकम टैक्स विभाग में कर वसूली का काम करते थे। निकोलस सैंडरसन जब 1 वर्ष के थे तो चेचक की चपेट में आए और उसी के चलते इनके दोनों आंखों की रोशनी चली गई। बाद में पेनिस्टन शहर के एक स्कूल में इनको दाखिला दिलाया गया। वहां पर रहकर इन्होंने कई भाषाएं सीखी। मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था इनकी हुई थी और परिवार की तरफ से भी सपोर्ट मिला। इनके मित्र, अन्य जो परिचित लोग थे, उनसे भी काफी मदद मिली, क्योंकि पढ़ने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो इस तरह से इनकी स्कूली शिक्षा की शुरुआत होती है। कई भाषाएं सीखते हैं। कॉलेज के लिए इनको फिर सलाह दी गई इनके दोस्तों के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा, कि आप बहुत ही प्रतिभा के धनी हैं, मैथमेटिक में गहन रुचि है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए आप विलियम वेस्ट से मिले। ये विलियम वेस्ट बड़े गणितज्ञ थे और प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। तब 18 वर्ष की उम्र में ये विलियम वेस्ट से मिलते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या इनके सामने थी कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ये गए और वहां पर इनको छात्र मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि आई साइट नहीं थी। तो सबसे बड़ी समस्या थी कि ये अध्ययन कैसे करेंगे, तो इनको छात्र नहीं माना। लेकिन बावजूद उसके कि ये वहां पर जाते रहे और अपना प्रयास करते रहे। जब वो पढ़ाते थे, वहां पर स्पीच होती थी, व्याख्यान होते थे, तो ये सुना करते थे और उसके बाद में अपना काम ये कॉलेज से आने के, यूनिवर्सिटी से आने के बाद में करते थे। ये 1707 की बात है जब विलियम वेस्ट से मिले। हालांकि उनसे घर पर भी अध्ययन किया इन्होंने, उनके पास जाकर भी अध्ययन किया। ऐसा नहीं है कि ये कॉलेज में ही उन्होंने अध्ययन किया। वहां पर जाते थे, व्याख्यान भी सुनते थे। लेकिन कॉलेज में सबसे ज्यादा इनकी मदद जो की थी, क्योंकि वहां सबसे बड़ी समस्या थी रहने की। जब छात्रों को छात्र इन्हें नहीं माना तो कॉलेज में ये रह नहीं सकते थे लीगली तौर पर। तो इनके एक मित्र थे, वो भी छात्र थे, जोशुआ गन। उन्होंने इनको जो है अपने कॉलेज का जो रूम था जहां वो रहते थे,
वहां पर इनको रखा कि आप यहाँ पर रहिए और आप अध्ययन कीजिए। तो इन्होंने वहां पर रहे और लगातार वहां पर अध्ययन करते और छात्रों को बहुत मदद मिलती, व्याख्यान भी देते थे छात्रों के बीच में और कॉलेज भी अटेंड कर रहे थे। केवल एक श्रोता के रूप में थे, इनको कोई वहां पर एडमिशन नहीं मिला था। तो इस तरह से इनको कमरा मिलता है और वहां पर ये अध्ययन करते हैं। विलियम वेस्ट एक बड़े गणितज्ञ थे और बाद में उनको 1703 में आइजैक न्यूटन की जगह प्रोफेसर बनाया गया था, क्योंकि न्यूटन जो बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, गति का सिद्धांत, और 3 सिद्धांत इनके प्रसिद्ध हैं। और वो सेब वाली कहानी तो बच्चे बच्चे को भी मालूम है कि एक सेब के पेड़ के नीचे सो रहे थे, ऊपर से सेब गिरा इनके ऊपर और वहीं से इन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर ऐसा कैसे होता है कि कोई चीज ऊपर से गिरती है नीचे ही क्यों आती है। यही गुरुत्वाकर्षण कहलाया और ये सिद्धांत इन्होंने दिया। तो बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन वहां से सेवानिवृत्त हुए 1703 में और उनकी जगह ली विलियम वेस्ट ने, प्रोफेसर बन गए। प्रोफेसर क्या, एक गणित के लिए बड़ा पद भी होता है, उसका आगे जिक्र करूंगा। उस पद पर भी ये पहुंचे विलियम वेस्ट। इसके बाद में निकोलस के वहां पर व्याख्यान शुरू होते हैं, क्योंकि तब तक इन्होंने बहुत ही महारत हासिल कर ली थी गणित के क्षेत्र में। बड़े बड़े जो दिग्गज वहां पर थे, महान गणितज्ञ जो अपने आप को समझते थे, उनको भी परास्त किया। और अब इनके जो चर्चा है, इनकी जो कुशाग्र बुद्धि ये थे, तो उसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। इनके जो प्रमुख विषय थे वो, उनमें एक न्यूटन के नाम पर भी वहां पर विषय पढ़ाया जाने लगा था, जिसको कहते हैं न्यूटनियन दर्शन। ये सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता था वहां पर, ये भी इन्होंने पढ़ा। इसके अतिरिक्त यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ध्वनि, खगोल, इन सारे विषयों पर इनकी पकड़ थी। जो ब्लाइंड थे निकोलस सैंडरसन, और सभी पर ये व्याख्यान देते थे। और इनके एक कथन बहुत प्रचलित हो गया था कि जो खुद आंखों का उपयोग नहीं करता है, उसने दूसरों को आंखों का सही उपयोग करना सिखाया। ये इनके विषय में वहां प्रचलित था। और इसके अतिरिक्त बाद में विलियम वेस्ट से तो ये मिल चुके थे पहले ही, लेकिन रोजर कोर्ट से भी ये मिले। वो भी बड़े वैज्ञानिक थे और खगोल शास्त्र पर वो काम कर रहे थे, पढ़ाते थे। ये बात है 1708 की। प्रोफेसर नहीं बने थे, लेकिन सैंडरसन वहां व्याख्यान दे रहे थे। बाद में ये आइजैक न्यूटन से भी मिले थे, और उसका कारण था कि इन्होंने न्यूटन का एक सिद्धांत था प्रिंसिपिया, उस सिद्धांत पर यह काम करना इन्होंने शुरू किया था। और रोजर भी उस पर काम कर रहे थे, प्रोफेसर रोजर, वो उनकी भी उसमें रुचि थी। एक संस्करण प्रिंसिपिया का वो संपादित कर चुके थे, दूसरा संस्करण उसका उन्होंने संपादित भी किया था। तो दोनों के विचार मिल गए थे। और उसके बाद में न्यूटन से मिले। न्यूटन से उन्होंने काफी कुछ सीखा, समझने को मिला कि किस तरह से इस सिद्धांत पर आगे हम काम कर सकते हैं। न्यूटन ने बताया भी था, और न्यूटन इनकी प्रतिभा से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। इनकी जीवनी में ये लिखा है, जिक्र किया है। न्यूटन से मिलने के बाद में इनके जो गुरु थे विलियम वेस्ट, वो बहुत धार्मिक थे। उन्होंने अपने जो सिद्धांत दिए थे, रिसर्च कर रहे थे। ईसाई धर्म में भी उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांत देना शुरू कर दिया था, और उस पर उन्होंने कई अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए, प्रस्तुत किए। और उनका मानना था कि ट्रिनिटी का जो सिद्धांत है
वो गलत है, ये इन्होंने कहा। और इसके बाद में क्या हुआ कि इनका विरोध शुरू कर दिया विलियम वेस्ट का, चर्च की तरफ से भी और जो प्रोफेसर थे उनकी तरफ से भी, जो भी धार्मिक व्यक्ति थे ईसाई धर्म से, उन्होंने सॉरी उन्होंने इनका विरोध शुरू किया। और बाद में इनकी जो 30 अक्टूबर 1710 को लुकासियन के पद से कुर्सी चली गई। अब ये क्या होता है मैं बताना चाहूंगा। लुकासियन लुकासियन जो गणित के विशेषज्ञ होते हैं, महारथी होते हैं, उनको ये उपाधि वहां दी जाती थी, एक फेलोशिप थी। तो विलियम वेस्ट को भी ये मिली हुई थी, इससे पहले न्यूटन को भी मिली थी। और बाद के जो लास्ट के वैज्ञानिकों की बात करें तो उनमें स्टीफन हॉकिंस को भी ये उपाधि मिली थी। हेनरी लुकासियन के नाम से है, उन्होंने ये एक फाउंडेशन की स्थापना की, तब से ये शुरू हुई थी। तो उनकी कुर्सी चली जाती है 1710 में। उसके बाद में इसके लिए उत्तराधिकारी के रूप में बात आती है सैंडरसन की। सैंडरसन के पास डिग्री नहीं थी, सबसे बड़ी समस्या थी। वो पढ़ा तो रहे थे, व्याख्यान भी दे रहे थे, सारी चीजें, लेकिन छात्र माना ही नहीं उन्हें, तो उनके पास डिग्री नहीं थी। और ऐसे में उनकी प्रतिभा को देखते हुए वहां पर उनको नियुक्त करना बहुत जरूरी हो गया था, लोगों का दबाव भी था। कुछ प्रमुख जो लोग थे वहां के प्रोफेसर थे, उन्होंने महारानी जो वहां की थी इंग्लैंड की उस समय, क्वीन एनी को एक प्रार्थना पत्र भेजा और उनकी प्रतिभा से अवगत कराया। उसके बाद में महारानी ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए कुछ घंटे के अंदर मास्टर की डिग्री उपलब्ध करा दी थी, जिसको छात्र ही नहीं माना वर्षों तक। बाद में उनको डिग्री मिली। और उसके बाद भी इतना आसान नहीं था, जब उनको डिग्री मिल गई, वो प्रोफेसर बन गए, तो विरोध शुरू हो गया। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन उनकी क्षमता और उनकी प्रतिभा को देखकर वो ज्यादा टिक नहीं सका विरोध, वो करते रहे, लेकिन ये प्रोफेसर बन गए थे। इनका जो परंपरा के अनुसार भाषण भी हुआ 21 जनवरी 1812 में, जब ये प्रोफेसर बने, और उसके बाद में इनकी नियुक्ति भी हो गई थी। और इनका पहला जो भाषण होता है, परंपरा है वहां की, व्याख्यान होता है, वो इन्होंने व्याख्यान वहां पर दिया था, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक रहा। और उसकी चर्चा हेली ने भी की है। ये हेली एक प्रोफेसर थे और न्यूटन के मित्र थे, बाद में चले गए थे वहां से, लेकिन इन्होंने भी लिखा है इनके बारे में, प्रशंसा की है इनके स्पीच की। 23 में शायद छोड़ के गए, हाँ, तो ये चले गए थे। उसके बाद में आने वाले समय में, यानी 23 में 1723 में कैम्ब्रिज से 12 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में विलियम टिगन रहते थे। इनकी बेटी से इनका विवाह होता है। बाद में इनका एक बेटा एक बेटी हुई। बेटा जॉन और बेटी का नाम था एनी। अब बात करते हैं इनके कार्यों की। इन्होंने कई सिद्धांत प्रतिपादित किए। इसके अतिरिक्त कुछ उपकरण भी तैयार किए और आगे चलकर इनको दृष्टिबाधित लोगों ने भी अपनाया और उसमें सुधार भी किए, जो कि ब्लाइंड के लिए मील का पत्थर साबित हुए। एक कैलकुलेटर इन्होंने सबसे पहले तैयार किया था। लकड़ी का एक बोर्ड लिया और उसमें 1 से लेकर 9 नंबर तक कील, लकड़ी की जो कील थी वो लगाई थी बड़े कील के रूप में, और उसके बाद में साइज के हिसाब से छोटी लकड़ी की कील भी उस बोर्ड पर लगाई गई थी क्रम से। जैसे हम टेलर फ्रेम में कोई भी पहाड़ा लिखते हैं, 10 का 12 का 15 का, इसी तरह से दोनों तरफ से लगाए जाते हैं टेलर फ्रेम में। उसी तरीके से इन्होंने अपने ज्यामिति को आसान बनाने के लिए ये तैयार किया था। कैलकुलेटर इसको नाम दिया गया था। फिर एक इसमें और भी सुधार किए। बाद में एक और बोर्ड तैयार किया था जिसमें अलग अलग जगह
ज्यामिति के लिए इन्होंने लकड़ी की कील लगाई और उसमें धागे भी बांधे, वायर बांधे और उससे अपना काम करते रहे। दीवारों का भी उन्होंने उपयोग किया था अपने मैथमेटिक को समझने के लिए, ज्यामिति को समझने के लिए। एक विशेष प्रकार की स्याही भी तैयार की थी जिसका नाम दिया था रिलीफ इंक। इसकी विशेषता थी कि ये कागज पर एक तरफ जब डाली जाती थी, किसी भी आकृति के रूप में इसे फैलाया जाता था, तो सूखने के बाद में वो दूसरी तरफ उभर जाते थे कागज। और आगे चलकर इसका उपयोग शुरू में ब्लाइंड ने पढ़ाई के लिए किया था। तो इस तरह से इसका इन्होंने बेहतर इस्तेमाल किया और इसके लिए मेहनत की, सफलता भी इनको मिली। दूसरे ब्लाइंड ने भी इसका उपयोग किया था। कैलकुलेटर जो बनाया था वो आज का हमारा टेलर फ्रेम कह सकते हैं, वो भी उसी तरह से काम करता है, उस पर टाइप लगाए जाते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने ये दो उपकरण तैयार किए और स्याही भी तैयार की थी। तो काफी महत्वपूर्ण कार्य था इनका। इसके अलावा इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी प्रकाशित करने के उद्देश्य से। क्लास में भी ये 7 से 8 घंटे पढ़ाते थे और उसका कारण था कि भारी संख्या में छात्र इनका व्याख्यान सुनते थे, दूसरे लोग भी इनको सुनने के लिए आते थे। तो यही कारण था कि बहुत ज़्यादा समय देना होता था, काफ़ी इनको बोलना भी पड़ता था। 1728 में वहाँ के जो किंग थे, किंग जॉर्ज सेकंड, उनका कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दौरा होता है, इनसे मिलते हैं और वो भी इनका लोहा मानते हैं। बाद में इनको सैंडरसन को जो है LLD की उपाधि, मानद उपाधि दी थी और ये पहला सम्मान था, पहली उपाधि इनको वहां से मिली थी डिग्री के अतिरिक्त। प्रोफेसर का पद तो इनको मिला हुआ ही था, उसके अलावा LLD की उपाधि भी इनको दी गई थी वहां के किंग के माध्यम से। फिर आता है 1733 यानी 1733 में ये बीमार हो जाते हैं। बीमार होते हैं तो इनके जो मित्र थे, मिलने वाले थे, अन्य प्रोफेसर थे, इनको चाहने वाले, वो चिंतित होते हैं। चिंतित इस बात को भी लेकर होते हैं कि इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, सारा ज्ञान इनके साथ ही चला जाएगा अगर इनका निधन होता है। बीमारी के चलते गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। तो ऐसे में इनको सलाह दी गई थी कि आप अपने जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनके बारे में लिखें, कोई किताब लिखें। जब ये ठीक हुए उसके बाद में इन्होंने लिखना शुरू किया। 2 महत्वपूर्ण किताबें लिखी इन्होंने और 19 अप्रैल 1739 को इनका निधन होता है। लेकिन निधन से पहले लगभग किताब का काम कंप्लीट, जो लास्ट किताब लिखी जा रही थी उसका काम कंप्लीट हो चुका था, एंड पे था और इनका निधन हो जाता है और वो काम भी वहां पर रुक जाता है, किताब का जो शेष काम था। लेकिन ज्यादा कुछ ये बहुत कुछ ये लिख गए थे, जो इनको लिखना था, जो सिद्धांत देने थे इन्होंने दिए थे, तो उन सब के विषय में इन्होंने लिखा। इनको बॉक्समेंट में जो चर्च का एक चांसल में इनको दफनाया गया था, एक जगह थी वहां पर, और इनकी पत्नी, बेटा और बेटी को फिर बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जोड़ा गया था। इनको 2 सम्मान मिले थे निधन से पहले। एक तो LLD की उपाधि इनके द्वारा मिली, दूसरा रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप भी इनको मिली। तो ये इनका जीवन था और बहुत महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया। बाद में इन्हीं से प्रभावित हुए वैलेंटाइन हुए, जिन्होंने प्रथम ब्लाइंड स्कूल की स्थापना की। उसके बारे में मैंने 13 नवंबर को उनके जन्म दिवस पर एक लेख भी लिखा था और उस लेख में इनका जिक्र किया था मैंने कि वो बहुत प्रभावित थे। हालांकि
उनका जन्म बाद में हुआ था, इनसे शायद वो नहीं मिल पाए थे, लेकिन इनके कार्यों से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि इन्होंने जो उपकरण तैयार किए उनको ब्लाइंड ने काम में भी लिया पढ़ने के लिए। और ये उल्लेख भी मिलता है कि ब्लाइंड ने 16वीं शताब्दी के आरंभ में पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था सामान्य लिपि के माध्यम से। और उसमें महत्वपूर्ण योगदान जो उपकरण बनाए गए थे उनका था। बाद में उनमें संशोधन होते रहे, काफी परिवर्तन समय समय पर किए जाने लगे और वो चलता रहा सिलसिला। बाद में वैलेंटाइन हो ने पहला ब्लाइंड स्कूल भी स्थापित किया और सबसे पहले निकोलस सैंडरसन से वो प्रभावित हुए। इसके बाद में अन्य जो छात्र थे उनसे भी प्रभावित थे और उन सबको देखते हुए उन्होंने अपना पहला ब्लाइंड स्कूल फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थापित किया। बाद में उसी स्कूल से लुई ब्रेल साहब पढ़ाई करके निकले थे और उन्होंने 12 बिंदु वाली ब्रेल लिपि में संशोधन किया। ब्रेल लिपि और लुई ब्रेल साहब के जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, रोचक किस्से थे, उनसे जुड़े वो भी मैंने एक अलग वीडियो में पहले 2 वीडियो अपलोड किए हैं उनको लेकर भी, वो आप देख सकते हैं। बाकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है समाज के लिए, देश के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में। और ये एक ही निकोलस सैंडरसन की ही बात नहीं है, ब्लाइंड में ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं सैकड़ों की संख्या में हुई हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष भी किया और संघर्ष करके उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया। लेकिन स्थिति कमोवेश आज भी ऐसी है। इतने समय, सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद भी आज भी ब्लाइंड को स्कूलों में एडमिशन देने से इनकार किया जाता है, कॉलेजों में एडमिशन देने से इनकार कर दिया जाता है। हमारे भारत में भी यही स्थिति है बहुत सारी जगह, खासकर जो मेडिकल के क्षेत्र में, दूसरे जो क्षेत्र हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र हैं, उनमें यही स्थिति है। तो कितना परिवर्तन हुआ है ये आप स्वयं इस पर विचार कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी और नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।